हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रदेशिका, जो कि राइट आंसर प्रदेशिका ही है। और युक्ता जो होते थे ये वहाँ पे जो मौर्य एम्पायर होता था, मौर्य एम्पायर जो होता था उसके अंडर काम करते थे, अंडर लाइक जो प्रदेशिका होते थे उनके अंदर एज अ जो क्लर्क होता है ना, क्लर्क, और जो भी रुपीज़ से एंड ऑल क्लर्क टाइप के रहते थे। और जो कोषाध्यक्ष है, ऐसे नेम से ही पता चलता है, कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरी और जो पैसे का कोष विभाग से जो भी रिलेटेड था उनको मैनेज करते थे। और पुरोहित एज अ नेम सजेस्ट, पुरोहित ये पंडित का यहाँ पे काम था, ये पंडित वाले मतलब पंडित जी थे। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज मालवा प्लेट्यू लाई टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर। जो मालवा प्लेट्यू हमें पता है कि मेजरली इसका पार्ट आता है राजस्थान में। जो मालवा प्लेट्यू है इसका मेजरली पार्ट कहाँ आता है? राजस्थान में। एंड देन एमपी ऑल्सो लिटिल बिट। तो इसके नॉर्थ में हमें पता है कि इसके नॉर्थ में अरावली है, और जो इसके साउथ में है, तो साउथ में नर्मदा रिवर बहता है। तो वहीं पूछ रहा है कि जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू कौन से रिवर के बीच में जाता है? तो मालवा प्लेट्यू अभी जो ये नर्मदा, इसके साउथ में कौन है? नर्मदा है, इसके साउथ में नर्मदा बहती है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मालवा प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर। किसके नॉर्थ में है मालवा प्लेट्यू? तो आंसर हो जाएगा राइट नर्मदा रिवर के राइट नॉर्थ में है। और पूछा जाएगा कि मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है? तो अरावली है, अरावली माउंटेन। एंड देन ये तो करंट अफेयर का है, इसको जस्ट लीव इट एंड वी आर गोइंग नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 74 क्वेश्चन। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का है, और दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग एज ऑफ 2024 जो कांस्टेबल का हुआ था, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम 3 मार्च को स्टार्ट हुए थे, उसके हम लोग सेट कर रहे हैं और हम लोग उसी के सेट करेंगे। नेक्स्ट, एट विच प्लेस वॉज द रेजोल्यूशन डिक्लेयर डिमांडिंग द इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल which was passed by All India Congress Committee on 8 अगस्त 1942। इसमें पूछ रहा है कि जो 1942 में 8 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिली थी, कौन सी जगह पे मिली थी, जिसके बाद से हम लोग ने वो रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया था कि हम लोग तुरंत ही ब्रिटिश रूल को ख़त्म करेंगे और अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसी में तो तभी वो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, इसे वहाँ से पास हुआ, और वहीं से बॉम्बे से पास होके और वहीं से ऑल दैट इज़ 1942 में क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई ये गांधी जी ने दिया था कि नहीं तो हम आज़ाद करा लेंगे, नहीं तो डाई हो जाएंगे। और इसी जस्ट आफ्टर 8 अगस्त को इन पास किया, और 8 अगस्त की रात को जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट रहती है, उन्होंने ऑपरेशन ज़ीरो आवर को पास किया। उसमें जो भी फेमस नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू थे, और गांधी थे, और JP थे, और जो भी मतलब फेमस नेता थे सबको पकड़ लिया था। और उसके बाद से वहीं पे तो अंडर वो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। पता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल इनिशियली 8 शेड्यूल थे, बट आफ्टर विद द टाइम इट हैज़ नाउ बीन 12। एंड 12th वाला आया था कौन से अमेंडमेंट से? फर्स्ट वाले शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट वाले शेड्यूल में है, पहले ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितने सीट होंगे, तो ये दिया है हमारे शेड्यूल नंबर 4 में, शेड्यूल नंबर 4, ये राइट आंसर है। और फिर शेड्यूल नंबर 4 में
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 हैं और अभी फ़िलहाल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। टोटल 8 इनिशियल में थे और 12th में फर्स्ट को बताता है कि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, दूसरा बताता है कि सैलरी जो MPs एंड जज प्रेसिडेंट की कितनी होगी, सेकेंड वाले में सैलरी बताता है, थर्ड में ओथ के बारे में है, फोर्थ वाले में लोकेशन कैसे होगा राज्यसभा में वो है, फिफ्थ वाले में जो कुछ स्पेशल स्टेट हैं उनके लिए है, और सिक्स वाले में 4 स्टेट हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, 4 के बारे में दिया गया है। और 7th में है 3 लिस्टों के बारे में, जो कि एक सेंट्रल लिस्ट है जिसमें सेंटर बनाता है सिर्फ लॉ, स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट सिर्फ बनाता है, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों बनाते हैं बट चलता सेंटर का ही है अगर कोई झगड़ा है तो। फिर 8 वाले में दिया है 22 लैंग्वेज जो हमारे हैं, 22 लैंग्वेजेस के बारे में है, बट डू रिमेंबर कि जो that English is not our official, I mean it was official but it is not in the 24 languages which is given in the schedule 8th। फिर 9th वाले में जो फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ था 1951 में 9th शेड्यूल जुड़ा, जिसमें दिया गया है लैंड के बारे में कि स्पेशल लॉज थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन ऐसे लॉज डाले गए थे 9th शेड्यूल में जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकता, बट बाद में जाके ये लॉ चेंज हो जाते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। और 10th में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आया था जो कि 1985 52nd अमेंडमेंट से आया हुआ था। एंड देन आफ्टर जो 11th शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया था जो कि रिलेटेड था पंचायत से, और 74th अमेंडमेंट 1992 में जो आया था वो म्यूनिसिपैलिटीज से था। सो 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Then now next is which state was the largest producer of sugarcane in India during 2023 to 2024 according to the Directorate of Sugarcane Development। इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा शुगर कैन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। और ये डाटा थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी हम मध्य प्रदेश रहता है कभी यूपी रहता है। सो फ्रॉम बिफोर एग्जामिनेशन डू चेक अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन अ बायलैटरल कस्टम, ये भी तो करंट अफेयर का है, जस्ट लेट इट गो, इसको हम लोग नहीं टच करेंगे। एंड देन द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, अच्छा ये बताओ कि स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया किसने था? उस टाइम गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी ने बनाया था इसको 1976 में, और इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें सजेस्ट किए थे करने के लिए, बट 10 नहीं सॉरी इज़ जस्ट 8 बट वी इनकॉर्पोरेटेड 10। इन्होंने याद रखना कि बस 8 किया था। उसमें ये भी बोला था कि इनकम टैक्स पे जो अगर इनकम टैक्स नेसेसरी है भरना, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर सज़ा मिलना चाहिए उन्हें, और उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। बट इन्होंने इंदिरा गांधी ने इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ और भी हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने 8 सजेस्ट किया था और 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम ऐड हुए थे। और बाद में 2002 है 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा 21A आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारे जो राइट टू एजुकेशन है 6 to 14 ये नेसेसरी है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अच्छा बताओ क्या मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनका क्या हमारे पे इम्पैक्ट आया था? पहले तो बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आया था जब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट पे। और ये कैसे आया था, इसमें क्या हुआ था ना कि डिक्लाइन होने लगी थी हमारे जो गुड्स हैं। और क्यों होने लगे थे ये डिक्लाइन? बिकॉज ऑफ दैट ऑल उनके पास जो ब्रिटिश थे उनके पास मशीन्स आ गई थी, और हमारे यहाँ से ये रॉ गुड ले जाते थे, और इसकी वजह से हमारे यहाँ से रॉ गुड भी चले जाते थे, और वहाँ से जो मशीन में आते थे वो ज़्यादा फाइन तो हमारे भी होते थे, बट प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा थी। सो ज़्यादा मात्रा में लेते थे और सस्ते ऐसे चीप हो जाएंगे और महंगे होते थे। इसकी वजह से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत डिक्लाइन हुआ था ड्यू टू कंपटीशन विद ब्रिटिश गुड।
सो नेक्स्ट, ये तो 81 वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन, सो लेट असाइड. The next is on 3 February 1925, the first electric train ran between which two station. पूछा है कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन, पता है ना फर्स्ट ट्रेन कब रन की थी? फर्स्ट ट्रेन रन की थी अप्रैल 1853 में, विच इज़ फ्रॉम द थाने टू बॉम्बे के बीच में किया गया था. बट ये पूछ रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब हुआ था, जो कि हुआ था बॉम्बे वीटी टू कुर्ला हार्बर. बॉम्बे वीटी टू कुर्ला हार्बर 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड ड्यू टू द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. अभी बताया ना कि फंडामेंटल राइट कौन सा, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. हमें पता है ना कि जो 86 अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, उसमें ही 21 आर्टिकल में हम लोग अमेंड किए थे. और 21 आर्टिकल में अमेंड करके क्या किया था, जो हमारा राइट टू एजुकेशन को हम लोग 21A में लाए थे. तो आर्टिकल 21 को हमने चेंज किया था. विच ऑफ द माउंटेन पास कनेक्ट इंडिया विद द चाइना, कौन सा है? जोजिला पता है ना हमें कहाँ है? एक है बुर्जिला जो कि पाकिस्तान, जो गिलगिट पाकिस्तान है वो उससे हमें जोड़ता है, जो हमारा पीओके है, जो हमारा कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने मतलब कब्जा करके रखा है, विच इज़ आवर्स वन डे फॉर श्योर. और थाल घाट तो साउथ में है, थाल घाट, भोर घाट ये दोनों मुंबई में है. रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में है. नाकुला जो नाथुला है वो कहाँ है? सिक्किम में है, और यही इसका राइट आंसर होगा. देन गणगौर फेस्टिवल, जो गणगौर फेस्टिवल है राजस्थान का, वो बहुत फेमस फेस्टिवल है राजस्थान का, जिसमें पार्वती जी का जो लड़कियां होती हैं वो पूजा करती हैं, जो औरतें भी होती हैं वो भी पूजा करती हैं और लड़कियां भी पूजा करती हैं. सो दे विल गेट अ गुड हस्बैंड इन लेटर. and which was carry forward till the 16 to 18 days. 16 to 18 days चलता है वो. in which of the following regions काराकोरम रेंज लोकेटेड? काराकोरम रेंज पता ना ट्रांस हिमालय में आता है, ये ट्रांस हिमालय जिसमें आते हैं काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर एंड ये तीनों किस में आते हैं? तो ट्रांस हिमालय में आते हैं, जो हमारा हिमालय है उसी में. तो ये हिमालय है किधर? ये है हमारा इंडिया. ये हमारा इंडिया और यहाँ पे है ये ट्रांस हिमालय. तो इसकी लोकेशन किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं. ईस्टर्न में है? नहीं. नॉर्दर्न इंडिया. कहाँ है ये? इसमें होगा ऑप्शन सी हो जाएगा. इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉर्थ इंडिया. द एरिया इन विच चिल्ड्रेन ग्रोन आर, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे चिल्ड्रेन ग्रो करते हैं. बच्चे से फिर हम बड़े होते हैं तो क्या क्या ऐसे ग्रो होता है. द एरिया इन विच चिल्ड्रेन ग्रो आर फिजिकली करेक्ट, साइकोलॉजिकली करेक्ट, सोशल कल्चर भी चेंज होता है करेक्ट, sexually is also correct because the changes in the male and female body started after 12. After that they are similar to each other, but after that their hormones change and they got changed physically, psychologically, sexual and social culture. उनका कल्चर भी चेंज हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं. their friendship goal change, I mean they met to the new person and सिर्फ वो न्यू पर्सन से ही नहीं मिलते हैं वहाँ पे. अब तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया है कि दे आर गेटिंग अ लॉट चेंज इन हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टडीज़ कि दे आर गेटिंग जो पहले इनकी प्यूबर्टी हिट करती थी 13-14, नाउ इट्स कम टू 9 to 12. 10 to the power -9 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बारे में है? तो पता है ना कि जो
1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है वो 10⁻⁻10 होता है। तो पूछ रहा है कि 10⁻⁹ कितने के बराबर होगा। तो इसको मीटर हो गया, तो इसको मीटर को इधर लाओ। तो इसमें है 10⁹ एंगस्ट्रॉन्ग, इसमें 10⁹ एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या जुड़ा है कि 9 हो गया 10 से, तो इसमें मल्टीप्लाई किया हम लोग 10 का। इसमें जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर 1 माइनस होके 9 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 10। विच एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान। ये पता है ना कि प्लानिंग कमीशन था जो कि 2014 चला था, उसके बाद से तो 2015 से नीति आयोग थी। आयोग सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि विच फाइनेंस मिनिस्टर इज 1991 initiated a series of reform that freed up the Indian economy and put the economy on a strong growth path. We know it is very noted, I mean बहुत फेमस नेम है ये, जो कि है मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह थे वो बहुत अच्छे एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत पढ़े लिखे थे। समहाउ कोइंसिडेंटली ये बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन तब था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमारी कंट्री 1992 में बहुत लोगों पे थी। वी आर लाइक अबाउट, अगर ये नहीं रहते ना, वी कुडंट ग्रो दैट मच हाउ टुडे वी आर वॉचिंग कि हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, गूगल आ रही है, यहाँ AI आ रहा है, सब कुछ इतना ज़्यादा एडवांसमेंट इन्वेस्टमेंट है ये इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने LPG सुधार लाया था। LPG रिफॉर्म 1991 में, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि पहले हम लोग ना बहुत सक करते थे, क्योंकि जब से ब्रिटिश कंपनी आई तो थी वो ट्रेड पे, बट हमें उसने गुलाम बना लिया अपना, और तब से हमारे ऊपर राज ही करती थी। और हम इतने साल 3 साल का वो जो हमारे ऊपर उसने हमें हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंस छीन लिया था, उसकी वजह से वी आर वेरी अफ्रेड। तो हमने ना स्टार्ट में जब हमारी 1947 में हमें फ्रीडम मिली, तो हमने बाहरी कंपनियों को आना बंद कर दिया, और आती भी थी तो बहुत रेस्ट्रिक्शन था, तो उस रेस्ट्रिक्शन को हटाया और लिबरल बने। एंड देन P मीन्स प्राइवेटाइजेशन। पहले हम लोग पब्लिक पे मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी, अभी भी मिक्स ही है, बट स्टिल पहले प्राइवेटाइजेशन वेरी लेस था। तो अब फिर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया, प्राइवेट प्लेयर को भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेशन के लिए दिया मौका, और इससे ये फ़ायदा हुआ ना कि जो प्रोडक्टिविटी होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब हम ग्लोबली जुड़े हुए होंगे। जैसे अभी देखो नॉर्थ कोरिया को, वो पूरा लाइक ही इज़ ग्लोबलाइजेशन नाम पे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत चाइना को अपना हथियार सेंड करता है, वहाँ से ग्रेन्स लेता है, और रशिया से, बस 2 जगह से उसके ट्रेड होते हैं खाने के लिए, अदरवाइज वो पूरी क्लोज इकोनॉमी है। देन नेक्स्ट इज़ विच सिटी इन, ये भी तो करंट अफेयर, सो वी विल लीव इट। Who was one of the British officer force defeat Nana Sahib rebel for during the first war of independence in 1857। पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? जो ये वर्ड है, ये बुक भी लिखा था किसी ने, इनका नाम पता है कौन है ये जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 लिखा था? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने ये बुक भी लिखा था, और ये उन्होंने बोला भी था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और एक डिज़रायली पर्सन था, डिज़रायली उनका नाम था, जो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसके अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने भी इसको मान्यता दिया था। अदरवाइज़ जितने जो बाहरी राइटर हैं जो इंग्लैंड के या इंटरनेशनल, दे ऑल सीन इट निगेटिव कि ये फर्स्ट वॉर नहीं था, ये बारबेरिक था एंड ऑल, सब ने बोला। लेकिन वो डिज़रायली ने सपोर्ट किया था कि व्हाट दे आर डूइंग फॉर द राइट। और पता है जो ये नाना साहब थे हमारे, उन्होंने कहाँ से वो क्या था, कहाँ से लीड किया था? जो नाना साहब थे उन्होंने कानपुर से लीड किया था, कानपुर। और तात्या तोपे इनके नीचे काम करते थे। एंड ही ऑल्सो लीड फ्रॉम द ग्वालियर, एंड ही इज़ वेरी, आई मीन वन ऑफ द दैट टाइप ऑफ लीडर जो बस लड़ा, अपना बहुत अच्छे से फाइट किया। तो नाना साहेब को बोल रहा है कि कौन सा ऑफिसर था जिसने नाना साहब को डिफीट कर दिया? वो था मेजर हैवलॉक।
मेजर हैवलॉक, जो कानपुर में सब कुछ दबाया, और मेजर हैवलॉक था जिन्होंने नाना साहेब के रेबल को डिफीट किया। जो रेबल फोर्स थी, इन्होंने पूरे फोर्स बना के रखा था। नाना साहब लाइक जो बाजीराव सेकंड थे ना मराठा में, उनके लास्ट जो डिसेंडेंट थे वो थे, बट ही वॉज एडॉप्टेड, not the from the same blood, but he was adopted son. So 1857 was our first independent war, first war of independent. ये वाला भी क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, सो वी विल पास इट. 94 क्वेश्चन, there is no benefit of this, and then this is also 87 is also of no use. और ये भी तो करंट अफेयर का ही है, बट वी कुड से कि जो उस टाइम पढ़ा हुआ था ना कि जो हमारे यूनिटी डे क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, जो ये रन ऑफ यूनिटी है किसके लिए हुआ, ये 31 अक्टूबर 1924 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी याद में किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में. सो ये रन ऑफ यूनिटी उस टाइम स्टार्ट हुई थी, तो 29 अक्टूबर को हुई थी, जो कि भी नो यूज़ ऑफ इट कुड बी चेंज और जस्ट सी द करेंट अफेयर अबाउट. बट हाँ, ये याद रखना कि यूनिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, और ये किसके रिमेम्बरेंस में होता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के. और लॉर्ड जगन्नाथ की जो वर्शिप होती है, विच फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इट इज़ द रथ यात्रा. इट इज़ वेरी फेमस यात्रा, इसमें इतनी भीड़ होती है ना लॉर्ड जगन्नाथ की, ये उड़ीसा में है और ये बहुत फेमस यात्रा है, विच इज़ वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं, एंड देन उनकी बहन होती है सुभद्रा और उनके भाई बलराम, तीनों लोग की मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह जाती है. बोला था कि वो अपनी नानी घर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, सो वहाँ पे मूर्ति चेंज होती है और ये रथ यात्रा होती है, इसमें बहुत भीड़ होता है और ये बहुत फेमस है. सो ये भी in 98 भी we will pass it because it is of the current affair. So let's go next. The term of the office of Chief Election Commission. पता है Chief Election Commission ये एक Chief Election Commission होते हैं और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ये कब से आ रहा है, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में. तब से ये जो पहले सिर्फ 1 इलेक्शन कमीशन होते थे, उसके बाद से 1 से बढ़ा के इनको 2 और जोड़ दिया गया और नाउ दे आर टोटल इन 3. अब वो टोटल मिला के 3 हैं और ये सिर्फ 3 हैं और फिर उसके बाद से भी हटाया गया था, बट 1993 से ये परमानेंट है, परमानेंट. बट ये प्रोविज़न कब बन गया था, 2 और लोगों का 1+2 का ये प्रोविज़न बन गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, और जो 1988 है ये 1989 में आके इम्प्लीमेंट हुआ था. सो इनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मतलब इलेक्शन कमीशन का हम कहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन है 324 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 329 तक इनका जिक्र हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है. सो इनका पूछा गया है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़, तो वी नो दैट कि मैक्सिमम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं इफ़ इट इज़ ऑफ द सेंटर, तो ये 6 ईयर होते हैं या 65 ऑफ एज. इट इज़ 6 ईयर, वेट अ सेकेंड, जो भी पहले आ जाए. इट इज़ 6 ईयर और 65 ऑफ एज, विच एवर कम्स फर्स्ट. एंड ये भी करंट अफेयर है, सो वो विल पास दिस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन. देन दिस इज ऑल्सो ऑफ द करंट अफेयर, नाउ नो यूज ऑफ इट. और ये भी करंट अफेयर ही है, सो वी विल पास इट. हाँ, स्लेश एंड बोन एग्रीकल्चर, पता है ये ज़्यादा फेमस किधर है, स्लैश एंड बोन, ये नॉर्थ ईस्ट वाले में, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स हैं, तो वो लोग माउंटेन्स पे यहाँ अपना खेती करते हैं. फिर नेक्स्ट सीज़न में जब ये हो जाता है फिर इसको जला के फिर नेक्स्ट चले आते हैं. तब तो कुछ दिन में फिर ये अपना जो
फर्टिलिटी है, फिर से उसको रिटेन कर लेता है। फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर इसको जला के फिर यहाँ पे आएंगे वापस, फिर यहाँ पे, और ऐसे ही दिस गोज़। तो ये पूछ रहा है कि जो स्लेसन बोर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज व्हाट इन मध्य प्रदेश, इज़ नोन एज दहिया। जो मध्य प्रदेश में ना हम इसको दहिया नाम से जानते हैं, दहिया इन मध्य प्रदेश। और ये जो कोमन, पामाडाबी, बरिंगा, ये तीनों नेम से ना ये उड़ीसा में हम जानते हैं, उड़ीसा में इन तीनों नेमों से जाना जाता है। एंड देन वन ऑफ इट इज़ झारखंड में इसे हम कुरुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुरुआ के नाम से। एंड झूम, पता है ना, झूम हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, झूम नाम से नॉर्थ ईस्ट में। स्लेसन बोर्न को नॉर्थ ईस्ट में जब जाएंगे ना हम अपने, तो वहाँ झूम से जानते हैं, झूम के नेम से। एंड देन जो दीपा है, दीपा के नेम से हम छत्तीसगढ़ में जानते हैं इसको, छत्तीसगढ़ में। एंड देन अंडमान एंड निकोबार में भी दीपा के ही नाम से जानते हैं। सो जो स्लेसन बोर्न है, स्लेसन बोर्न को पता है ना कि हम वेस्टर्न घाट में, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से हम वहाँ जानते हैं। एंड वोल्टेयर के नाम से हम जो हमारा स्टोन राजस्थान है वहाँ जानते हैं, वोल्टेयर के नाम से। एंड दैट्स ऑल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the role of women is the correct in the revolt 1857? Women didn't take part in the revolt at any level, that's wrong, because हमें बहुत लोगों को जानते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, एंड देन जो लखनऊ के नवाब की वाइफ थी, जो बिरजिस कादिर की मदर थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने किया था। फिर नाना साहिब की वाइफ ने भी किया था। ओनली रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज बेगम हजरत महल भी किया था, जो लखनऊ से किए थे, और बहुत वेल किया था उन्होंने इसको लीड। वुमेन लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल played a role in the women like Rani Lakshmi and Begum Hazrat Mahal play key role, that is very right, and ये आंसर ये होगा। And then women are focused to support the British in the role, that's very wrong, तो इसका आंसर हो जाएगा C। When cotton and rubber are rubbed together, it will result which of the following? तो इसमें पूछा है कि जब कॉटन और रबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो फिर क्या होगा? कॉटन विल पॉजिटिवली चार्ज एंड रबर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स रॉन्ग, दैट्स राइट, बिकॉज जो कॉटन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उस पर जब आपको कुछ रगड़ते हो रबर को, तो रबर वो जो कॉटन से चार्ज ले लेता है और रबर को नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि कॉटन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और रबर लेगा तो इट्स नेगेटिव, दैट्स वेरी करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। Which directive principle of state policy focus on the provision of just and human condition for work? पता है ये जो DPSP है कौन से पार्ट में है? DPSP हमारे 4th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें क्या ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है। और DPSP में को स्टार्ट किया गया, ये इम्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कि तुम अगर कुछ DPSP हैं 36 टू 51 में जैसे दिया हुआ है कि विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फोकस ऑन प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क के लिए? ये कौन सा है? इसमें आर्टिकल 42 है, इसमें आर्टिकल 42, इट्स जस्ट आर्टिकल 42। सो इसमें आर्टिकल 42 में बोला गया है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क को, और ये किसका काम है देना? ये स्टेट का काम है। बट इफ़ इट इज़ नॉट गिवन यू कांट गो। बिसाइड आर्टिकल 23 और 24 जो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, अगर इसमें जो भी दिए हैं जितने DPSP में, इसके प्रोविज़न में तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे राइट मिलनी चाहिए। बट जो फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट
अगर वो हमारी बातें, वो हमारी फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट एंड 226 से हाई कोर्ट 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं टू इन्फोर्स इट, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा 42। और आर्टिकल 50 में क्या दिया हुआ है, किसका सेपरेशन दिया हुआ है? इसमें सेपरेशन दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, जुडिशरी। एंड देन आर्टिकल 51 में दिया हुआ है कि जो भी इंटरनेशनल चीज़ों पे हम लोग पीस बनाए रखेंगे, वी विल ट्राई टू मेक इट पीस बाय आर्बिट्रेरी। एंड देन 47 में दिया है इंटॉक्सिक को बंद करने के लिए और अच्छी लाइफ देने के लिए। एंड देन व्हाट इज़ द वन इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूछ रहा है कि लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ था जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली नॉट, बिकॉज लिबरलाइजेशन से जो भी उन पे लिमिटेशन थे वो हटें, तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा और इंक्रीज़ हुआ। हायर टैक्स इम्पोर्ट टैक्सेस नो, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल नो, जब क्योंकि गवर्नमेंट हमें लोग पढ़ा था ना कि 1991 में वहाँ पे एलपीजी हुआ था, 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। सो यहाँ पे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सो इंक्रीज कंपटीशन, इसमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे इंडस्ट्री, देखा अभी पहले सिर्फ कोई एक टीचर या 2 टीचर ऐसे होते थे किसी भी कैटेगरीज में, बट ये यूट्यूब भी तो इसी का इफेक्ट है ना कि हर जगह क्या हो चुका है, इंक्रीज कंपटीशन, दैट्स राइट। When did Britishers capture Delhi after the first war of independence, पूछा है इसमें कि दिल्ली को कब, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब कैप्चर कर लिया। तो हमें पता है कि दिल्ली को उन्होंने 80 सितंबर 1857 में वो कैप्चर कर लिया था। और ये दिल्ली को किसने लीड किया था? तो बहादुर शाह जफ़र ने। बहादुर शाह जफ़र, जो बहादुर शाह जफ़र थे वो राइटर थे, बट उन्हें रंगून भेज दिया था और इनकी लाइक बहुत गंदी तरीके से दे हैव कैप्ट आफ्टर सेंडिंग देयर, कि कोई जानता नहीं था कुछ भी नहीं, जो कि सोचो मुग़ल के डिसेंडेंट थे। फिर उनके खबर पे लिखा है कि कितना बदनसीब था जाफ़र, जिसे एक गज भी नहीं मिली, मतलब उसमें लिखा है कुछ ऐसे ही कि एक गज भी नहीं मिली अपने मुकाम में, आई मीन एक गज भी नहीं मिली उनको, जब ही इज़ वेरी वॉन्ट कि मुझे अपने देश जाना है, इंडिया में जाके वहाँ पे मेरे को दफना दो, जो हुमायूं टॉम्ब है ना वहाँ उसके आसपास, या बस इंडिया, बट ही डिडंट गेट इट दैट अपॉर्चुनिटी, उसको निकाल दिया गया और बिल्कुल पीपल विल फॉरगेट। क्योंकि दिल्ली में जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था तो दिल्ली से उन्होंने ही नेतृत्व संभाला था, उनको ही लीडर बनाया था, जब आर्मी सब जाके उनको ही बोले थे। And here the next question is GM clinch, नहीं, that is also of the current, so we will not do it, कोई benefit नहीं है ना करने का, ये भी तो करंट अफेयर का ही है। स्टिल ये इकोनॉमिस्ट विवेक देव रॉय थे, बहुत फेमस थे, आई मीन ये नीति आयोग में भी वर्क कर चुके हैं, सो वन ऑफ फेमस पर्सनालिटी दैट इज़ रिमेम्बर्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन द रूरल एरिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? इसको जस्ट इनकलकेट ही 1982 में हुआ था, दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पता ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये तो सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का कौन करता है, जो कि हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which is election commission of India. So next is how many criminal, ये तो मतलब भी है current affair, still you can inculcate right now also because it is of 1 जुलाई 2024 को अमित शाह ने किया था, जो कि 3 क्रिमिनल लॉ, जो IPC था, CRPC था और एक और कोई तो लॉ था, which now not I am remembered, I will mention later, तो उन तीनों को हटा के न्याय संहिता ला दिया। पहले वो पनिशमेंट के लिए आया था, बट ये न्याय के लिए आया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The third step of Carnot cycle is reversible isothermal compression. इसको just inculcate कर लो, जो तीन लॉ है ना हीट की भी, just read little bit. And then next is magnetic field line represent the path along which a free proton would tend to move. No, a free electron would tend to move. Hypothetical free south pole would tend to move. Hypothetical free north pole would tend to move. That is very right. और दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, इसको एलिफेंट कॉरिडोर दिया और स्टेट दिया है, जस्ट इसको इनकलकेट कर देना. डुरपोंग डोईमुख एट कुंडाखुआ ये जो क्वेश्चन 1 है, जो फर्स्ट आंध्र प्रदेश में है ये. एंड देन देवसुर कॉरिडोर विच इज़ इन द आसाम. पता है ये राइट, मतलब सेम हुआ है, यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है. ये असम में, दैट्स राइट. जमुई झाझा काकरी, जमुई तो पता है ना, ये तो बिहार में है, दैट इज़ वेरी राइट. जमुई में गोल्ड पाया जाता है, जो बिहार में एकमात्र प्लेस है जहाँ पे गोल्ड अच्छी मात्रा में पाया जाता है. नगधारा बड़ौडी ये छत्तीसगढ़ में है, विच इज़ राइट. सो इसका हो जाएगा डी. 1 का 1, बी का 2, 3 का सी, 4 का डी. और इसमें पूछा है कि जो मणिपुर संघाई फेस्टिवल है वो कब से, in which year did मणिपुर संघाई फेस्टिवल स्टार्ट, विच इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संघाई. पता है वहाँ का संघाई डियर बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, और उसी के नाम पे संघाई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ मणिपुर में, जो कि स्टार्ट हुआ था 2010 में. And the next is, which type of unemployment occurs when there is a mismatch between skill and job. जैसे कि मान लो कि आजकल पूछा जा रहा है एआई के बारे में, ज़्यादा एआई के बारे में, और अभी भी कई सारे लाइक बीटेक में अभी भी यही पुराने वाले ही चल रहे हैं, या आर्ट्स में भी अभी आर्ट्स इज समवेयर लाइक है इम्पॉर्टेंट, बट आर्ट्स में भी एआई पढ़ाना चाहिए. सो हमारा यहाँ पे एआई के टाइप के जॉब हैं और स्किल हमारा कुछ और है. सो यहाँ पे कौन सा चेंज होगा, मतलब कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा स्ट्रक्चरल. और फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल वो होता है जब हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, लाइक वी आर कैपेबल स्टिल वी आर नॉट फाइंडिंग दैट मच ऑफ जॉब, आई मीन जैसे हमें चाहिए. सो एक जगह से दूसरी जगह जब हम छोड़ के जाते हैं और दूसरा ढूंढते हैं, उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं. और साइक्लिक होता है कुछ दिन के लिए, और सीजनल तो हमें पता है एग्रीकल्चर में ज़्यादातर हम देखते हैं. और इसी में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आता है. और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग डिस्गाइज होके, और डिस्गाइज मतलब कि बेरोजगार, छुपे हुए बेरोजगारी. जैसे वहाँ पे 2 लोग की ज़रूरत है खेत में, बट 10 लोग लगे पड़े हैं गाँव के, तो वो क्या हुआ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. देन नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज नोन एज अखड़ाध्यक्ष. ये थे अखड़ाध्यक्ष, किस में आते थे, ये हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, विच इज़ राइट. एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड वाइल टीचिंग आई टॉट अबाउट इट कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है. डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में, दैट इज़ राइट. पार्ट 1 में क्या आता है, इंडियन. पार्ट 1 में आता है इंडियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी के बारे में. एंड पार्ट 2 में क्या आता है, सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आता है. एंड पार्ट 3 में बताया था फंडामेंटल राइट. पार्ट 4 में तो डीपीएसपी आता है, और पार्ट 5 में सेंटर के बारे में आता है. और पार्ट 6 इज़ अबाउट state. Part 6 is about states. So thank you for listening, and I will continue in the next lecture. And इसमें हम लोग ना जितने भी लाइक आरपीएफ में पूछे गए हैं पहले के क्वेश्चन जीके जीएस में, I will try to complete all of it, and I will try to analyze it. And if need some improvement, some change, please let me know in the comment. Thank you.